जापान के ऊपर अलाइड फोर्सेस ने जो 2 बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी, वो इसी रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाना था। इतना खतरनाक रास्ता था, इस रास्ते को हेल पास बोल दिया था। आज तक पहले की कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। अभी आई थिंक अरुणाचल में कुछ हाई अलर्ट चल रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट को, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने में सपोर्ट किया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगा और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में सुनना, क्योंकि वो इंडियन स्पोर्ट्स को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो होने वाली है स्टिलवेल रोड के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई अपने इंडिया में भी इस टाइप के रोड एग्जिस्ट करते हैं और इसका हिस्ट्री के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री, जिसके अंदर जापान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री, यूएस की हिस्ट्री, यूके की हिस्ट्री, जो आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो भाई पीछे आप मेरे देख रहे हो ये बड़ी सी कढ़ाई है, लेकिन ये एक्चुअल में कढ़ाई नहीं है, ये एक स्फेरिकल शेप में बॉयलर था जिसके अंदर तेल को उबाला जाता था, क्रूड ऑयल को, और उसके बाद बॉईल करने के बाद उसमें से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती थी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली, वो सारे के सारे, जेट फ्यूल, वो सब। और अब ये एक यहाँ पे म्यूजियम में है। तो भाई और बहनों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं विजयनगर से जो मियाओ का तिब्बतन कैंप था वहाँ पे था, और उसके बाद मैं शिव भाई के साथ रात को डिगबॉय पहुँच गया था, जो मैंने वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैं आपको हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी जगह पर लेके जाना चाहता हूँ जिसने भाई अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और किस तरीके से अपने इंडिया का इन्फ्लुएंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली था। और उस टाइम पर एक ऐसा रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था जिसे रोड ऑफ डेथ भी बोला जाता है, लेकिन इस रोड के बारे में आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रोड के बारे में ना हिस्ट्री में इतना मेंशन है, और ना अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी, और ना जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी उन्होंने इसको उतनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जब मुझे इस जगह के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि ना यार, मैं इस जगह को आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप लोग स्पोर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? क्या आपको क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और ऐसे ही किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो? तो आज मैं आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग का सही मतलब दिखाते हैं। चाहे आपको स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड में कोर्स करने का मन हो, वो कोर्स आपको GIS में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग भी करना चाहते हो, तो GIS आपके लिए है। ऑनलाइन ही सही, लेकिन सारे सेशंस के अंदर आपको मौका दिया जाएगा अपने लेक्चरर के साथ हर पल बात करने का, चाहे वो लेक्चर के दौरान हो या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद। और बाकी दुनिया भर के स्टूडेंट के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा ग्रुप असाइनमेंट एंड वर्कशॉप के दौरान। कहने को ऐसा लगेगा कि ये जो कोर्सेज है ये ऑनलाइन लर्निंग है, पर हर साल आपको GIS के जो ग्लोबल समिट्स हैं उनके अंदर जाने का मौका मिलेगा। इन ग्लोबल समिट्स में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो जानी मानी हस्तियां हैं वो आके आपको लेक्चर देंगे और उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ग्लोबल समिट्स हैं ये होंगे लंदन के वेम्बली स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर MCG, जहां पर एक बार मैं भी गया था, आपने शायद वीडियो देखी होगी। और दूसरी साइड सोचो कि फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आपका कैंपस हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप वहां पर पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है वर्ल्ड फेमस लोटो पार्क में। भाई ये स्टेडियम ब्रुसेल्स में लोकेटेड है और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 22,000। यहाँ पे आप अपने लेक्चर्स अटेंड करोगे और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा मौका मिलेगा। आपका फुल डेवलपमेंट, लेक्चर से लेके फ्रेंड्स बनाना, नए सिटीज एक्सपीरियंस करना, आपको हर चीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चॉइस आपकी है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सोच रहे हो भाई आइडिया तो अच्छा, सब चीजें सही हैं, लेकिन कोई इंडियन से रिलेटेड केस स्टडी भी है क्या, कि भाई हमसे पहले भी कोई इंडियन जा रखे हैं क्या वहां पर? मिलिए अमन और रोहन से। ये दोनों इंडिया से तो है ही हैं और स्पेशली मेरी तरफ से भी है। ये भाई अपने दिल्ली से हैं और ये दोनों भाई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सपने लेके निकले थे। और दूसरे हैं रोहन, ये भी दिल्ली से थे, लेकिन ये दिल्ली से पहुंच गए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने फुटबॉल क्लब्स में डिफरेंट मार्केटिंग रोल्स में काम किया और आज ये एक प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के मार्केटिंग एंड बिजनेस डिवीजन को हेड करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों, चाहे आपको इंडिया के अंदर IPL, ISL, बैडमिंटन, अपनी पसंदीदा किसी भी लीग या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर काम करना हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया जैसी यूरोप की फुटबॉल लीग्स, प्रीमियर लीग, ला लीगा, या फिर USA की NBA, फॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आपको वहां तक पहुंचा सकता है।
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इन कोर्सेज और इन एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो GIS की जो इंडियन वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और देखिए कि इंडियंस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी चीज़ देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं और आप चाहते हो कि यार मैं किसी से पर्सनली बात कर लूँ, तो GIS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन और अमन, आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पर भी बात कर सकते हो। आप इनको लिंक्डइन पर मैसेज करिए और ये आपको ढंग से गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ जो GIS की वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक ईमेल शो होगी, आप उस ईमेल पर डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। तो बस अब वापस से चलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ। जो आज मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ, इस जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं डिग बॉय से। अभी हूँ मैं डिग बॉय के अंदर। डिग बॉय वही जगह है भाई जहाँ पर अपने इंडिया की या फिर दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी है। इंडियन ऑयल की यहाँ पे रिफाइनरी है जिसकी ओपनिंग हुई थी 1901 में। 1901 से लेके अब तक ये रिफाइनरी कंटिन्यूसली पेट्रोलियम को रिफाइन कर रही है। इस एरिया में जो क्रूड ऑयल है उसको भी, और बाहर से जो इंडियन रेलवेज के थ्रू बड़े बड़े टैंकर्स के अंदर क्रूड ऑयल आता है उसको भी यहाँ पे रिफाइन करके नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग पार्ट्स में ये रिफाइनरी भेजती है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में भाई अगर आप आसाम के इस एरिया को देखेंगे, ये देखिए ये है डिग बॉय। डिग बॉय के पास ही आपको नागालैंड मिलेगा, डिग बॉय के पास ही आपको अरुणाचल मिलेगा। और इस एरिया में भाई हाइड्रोकार्बन्स का इतना ज़्यादा भरपूर भंडार है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। पुराने टाइम में यहाँ पे कोयला तो निकलता ही था। 1860 के करीब कुछ अंग्रेज लोग यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इंजीनियर्स के साथ, हाथियों के साथ और अपने वर्कर्स के साथ जंगल की कटाई का काम चल रहा था और रेलवे जो फाटक होते ना वो बिछाए जा रहे थे। तो एक अंग्रेज ने है ना नोटिस किया कि एक हाथी के पैर के नीचे है ना कुछ चिपचिपा सा और ऑयली सा सब्सटेंस है। तब उसने देखा, तब भाई पहली बार अंग्रेजों को पता चला कि भाई यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिजर्व है। उस टाइम तक 1857 में दुनिया की पहली जो रिफाइनरी थी वो बन चुकी थी। दुनिया की सबसे पहली रिफाइनरी बनी थी रोमानिया के अंदर और वो उस टाइम फंक्शनिंग थी। तो दुनिया को क्रूड ऑयल के बारे में पता चल गया था, मतलब इंडिया से पहले डिस्कवर हो चुका था। लेकिन भाई इंडिया के अंदर पहली बार क्रूड ऑयल डिस्कवर होता है 1866 के आस टाइम पे। उस टाइम पे पहला वेल बन गया था। तो उस तरीके से अंग्रेजों ने तेल को डिस्कवर किया। फिर भाई अंग्रेजों ने खुदाई चालू कर दी। तो 1866 में नहोरपुंग में पहला इंडिया का एक कॉमर्शियल ऑयल वेल बना गया जहाँ से तेल निकाला। लेकिन उस जगह पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तेल निकल नहीं पाया। तो फिर अंग्रेजों ने आसपास यहाँ पर और जगह पर तेल की रिसर्च की और उसके बाद भाई डिग बॉय के अंदर उनको कंटिन्यूस सप्लाई मिली तेल की। जो आप सामने देख रहे हो ये भाई अपने, ये देखिए डिग बॉय सैनिटरी म्यूजियम डिस्कवरी वेल नंबर 1, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल ऑयल वेल। इससे पहले जो ऑयल वेल बनाए वो लंबे लास्ट नहीं कर पाए ये, लेकिन ये वाला जो ऑयल वेल था ये काफ़ी लंबा लास्ट किया। ये देखिए डिस्कवरी वेल नंबर 1 डिग बॉय वेल्स। ऑयल इसमें मिला था 1889 में। ऑयल फर्स्ट ट्रक इन अक्टूबर 1889। कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1890 और भाई 37 ईयर्स तक इसमें से ऑयल निकलता रहा और डेली लगभग 909 लीटर के आसपास यहाँ से तेल निकलता था। 202 मीटर ये गहरा कुआं है और आप सोच के देखिए लगभग 909 लीटर तेल यहाँ पे निकलता था। तो यहाँ पे तेल मिल गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पहले ही आपको कोयला वोयला डिस्कवर कर लिया था। तो अब सारी चीज़ों को अपन फॉरवर्ड करते हैं भाई। ठीक है, अंग्रेज़ों का ये, इसमें अंग्रेज़ यहाँ पे असम से चूस रहे थे। उन्होंने दबा के टी गार्डन्स बना दिए थे इस एरिया में। जब आप अपर असम में आओगे तो यहाँ पे आपको दबा के टी गार्डन्स मिलेंगे। अंग्रेज़ों को यहाँ पे कोयला मिल गया था और भाई रही सी कसर अंग्रेज़ों को यहाँ पे तेल भी मिल गया था। तो ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक पावर हाउस बन गया था। बाकी इंडिया से वो प्रोडक्शन बाकी चीज़ों का करते थे, टेक्सटाइल का, और भाई छत्तीसगढ़ में उनको और कोयला मिल गया था, उनको स्टील भी मिल गया था। तो बहुत सारी वो चीज़ें अंग्रेज़ों को इंडिया में है ना अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था। फिर अपन सीधा फॉरवर्ड करके आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर के आसपास। बर्मा फॉल हो गया था जापानीज़ के अंडर और जापानीज़ इंडिया के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे थे और जापानीज़ ऑलमोस्ट इंडिया बॉर्डर तक आ चुके थे। आपने बैटल ऑफ कोहिमा के बारे में सुना होगा, बैटल ऑफ इम्फाल के बारे में सुना होगा। तो यहाँ तक जापानीज़ से पहुँच गए थे और फिर भाई डर लगने लग गया था जो अलाइड फोर्सेस थी। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना यार यहाँ से है ना, क्योंकि उस टाइम चाइना के ऊपर भी जापानीज़ कंट्रोल था, लेकिन ब्रिटिशर्स और अमेरिकन चाह रहे थे कि चाइना के थ्रू वो एक फ्रंट खोल दे ताकि जापानीज़ को 2-3 फ्रंट पे लड़वा के उनको कमज़ोर किया जा सके। लेकिन उनको सप्लाई देने के लिए और कोई रूट था नहीं। बर्मा ऑलमोस्ट फॉल हो गया था जापानीज़ के अंडर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना असम के इस पार्ट से लेके कुनमिंग को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। तो ये देखिए भाई, तब आते हैं अंग्रेज़ों के एक जनरल। The task of reopening the land bridge of Burma was a tremendous one. General Stilwell's first act after the Japanese invasion was the formation of an American command.
जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, अंग्रेज़ों के नहीं, यूएस के एक जनरल जिनका नाम था स्टिलवेल, उनका सरनेम था स्टिलवेल। तो भाई फिर यहाँ से एक प्लान बनाया गया, यहाँ से लगभग डिग बॉय से 30 से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है लीडो। लीडो से लेके कुनमिंग तक 1700 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने की प्लानिंग चलती है, ताकि यहाँ से जो सप्लाई है वो कुनमिंग तक पहुँचाई जा सके और जापानीज़ को रोका जा सके। वैसे जो अमेरिकन और ब्रिटेन की आर्मी थी अपने इस एरिया को यूज़ करके चाइना के अंदर बॉम्बार्डिंग कर रही थी जापानीज़ आर्मी के ऊपर। अपने नॉर्थ ईस्ट के इस रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में कम से कम भाई 600 से 700 प्लेन क्रैश हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि भाई टेरेन इतना मुश्किल था, बाकी जगह से वो जा नहीं सकते थे। सबसे छोटा रूट यही पड़ता था कि भाई चाइनीज़ के जो भी एरिया से जापानीज़ के अंडर आ गए थे उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये भाई इतना प्रैक्टिकल नहीं था। 600 प्लेन उनकी क्रैश हो चुकी थी, तो उनको लगा यार कि रोड के थ्रू सप्लाई अच्छी खासी हो जाएगी। तब उन्होंने एक रोड का प्लान किया जिसे आज बोला जाता है स्टिलवेल रोड। और आज भाई मैं उसी की कहानी आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। बाकी एक बार यहाँ से निकलने से पहले देखिए यार, उधर अंग्रेज़ी बाबू दिखा रखा है अपनी गोरी मैम के साथ, उधर बैठे हुए हैं। और ये पुराने इक्विपमेंट्स की भाई किस तरीके से यहाँ पे काम होता था, किस तरीके से नहीं। जब भी आप यहाँ पे आएंगे ना डिग बॉय के अंदर, आपको पूरे एरिया में ना थोड़ी हल्की हल्की सी स्मेल मिलेगी। क्रूड ऑयल की स्मेल भी है और साथ में फिर जो रिफाइंड ऑयल हो जाता है, क्योंकि यार अभी मैं इंडियन ऑयल का जो म्यूज़ियम है इस डिग बॉय रिफाइनरी का, वहाँ पर हूँ। यहाँ से ना हीट सी आ रही है, तो नीचे क्या पता ऑयल बह रहा हो इधर से उधर। मैं पिछली बार आया था ना यहाँ पे, तब तो यहाँ पे मुझे लग रहा था इसको ठीक कर देंगे, ठीक नहीं कर रखा भाई अभी भी। तो भाई असम के इस एरिया के अंदर है ना ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें छिपी हुई हैं कि क्या ही बताऊं। तो वापस से अपने स्टिलवेल रोड वाली बात पे जाते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि भाई इस एरिया को कुनमिंग से कनेक्ट किया जाए वाया बर्मा उस रोड के थ्रू, तब उनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े थे। अभी देख लीजिए, जब आपने जंगल देखे होंगे, जब मैं विजयनगर गया था, और वैसे भी आप डिग बॉय को एक बार सैटेलाइट व्यू में जूम आउट करके देखना, और डिग बॉय के आसपास है ना आपको इतने गहरे गहरे जंगल मिलेंगे। और इन जंगलों को आप 100 साल पहले इमेजिन करके देख लीजिए, 100 से 80 साल पहले इमेजिन करके देखोगे तो आप सोच के देखो भाई उस टाइम पर कितने गहरे गहरे जंगल होंगे इस एरिया में। आज से 10 गुना ज़्यादा गहरे। उस टाइम पर ना कोई कनेक्टिविटी थी, कुछ नहीं था। तो अंग्रेज़ों के सामने ये हुआ कि यार चलो हमने ये डिसाइड तो कर लिया है कि कुनमिंग को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन कुनमिंग जाने के लिए हमें रास्ते में इतने गहरे जंगल क्रॉस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भाई उन्होंने कम से कम भी 30 से 40 हज़ार वर्कर्स को हायर किया। वो वर्कर्स जिसमें काफ़ी इंडियंस भी थे, ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% इंडियंस थे, कुछ परसेंटेज बर्मीज़ की थी और 30 to 40% चाइनीज़ वर्कर्स थे। और उन सब ने फिर काम स्टार्ट किया टू कनेक्ट लीडो द टाउन इन असम एंड टू कनेक्ट विद कुनमिंग टाउन इन यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। मतलब कि इंडिया से चाइना तक एक रोड बनाया है, जिसकी उन्होंने स्टार्ट की स्टिलवेल रोड। 1770 किलोमीटर के आसपास ये रोड होना था। तो अगर आप देखोगे यहाँ से कुनमिंग ज़्यादा दूर नहीं है, चाइना ज़्यादा दूर नहीं है। चाइना का जो यूनान प्रोविंस, ऊपर तो तिब्बत आ गया, लेकिन यहाँ से अगर आप बर्मा को कट करते हुए जाओगे तो आप इजीली कुनमिंग पहुँच जाओगे। कनेक्टिविटी, अब तो ये रोड पूरा एग्जिस्ट नहीं करता है। बर्मा में जब से कू हुआ है या फिर पहले भी इधर जो इंसर्जेंट आर्मी है, कुछ अलग अलग उन्होंने रोड को डैमेज भी कर दिया, रोड प्रॉपर मेंटेन हुआ नहीं, तो काफ़ी जगह से कनेक्शन कट हो गया है। लेकिन ऑफिशियली अभी भी ये रास्ता एग्जिस्ट करता है और अपने इंडिया में अभी तक इस रास्ते का नाम चेंज नहीं किया है। आई थिंक टू गिव रिस्पेक्ट टू द उस जनरल को कि यार उन्होंने इतने खतरनाक रास्ते के थ्रू, इतनी खतरनाक जगह के थ्रू रोड बनाया। इस रोड को और ज़्यादा यूनिक इसलिए माना जाता है कि जब आप रशिया के अंदर जाएंगे, रशिया के अंदर एक रोड एग्जिस्ट करता है फ्रॉम याकुत्स्क टू मागादान। उस रास्ते को बोला जाता है रोड्स ऑफ बोन, क्योंकि भाई आपको पता है भाई वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, दुनिया के सबसे ठंडा एरिया है वो, वहाँ पे टेम्परेचर -70 तक चला जाता है। और उस एरिया के अंदर स्टालिन के टाइम पे एक रोड बनाया गया था, क्योंकि पहले वो जगह रोड के साथ कनेक्टेड नहीं थी। तो वहाँ पर भाई काफ़ी लोग मारे गए थे, 10 से 15 हज़ार, कई लोग तो 50 हज़ार तक बोलते हैं, कई लोग तो लाख लाख तक भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड 15 से 20 हज़ार का है। और जो लोग वहाँ पे मर गए ना, उन लोगों को वहीं पे दफन कर दिया गया था। सेम सीन इस रोड के साथ भी हुआ था। उस रोड को बनाने में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी, और इस रोड को बनाने में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों के बीच में डेथ हुई थी। वहाँ पे डेथ का मेन रीज़न था एक्सट्रीम सर्दी
और भूख का होना, यहाँ पे डेथ का होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न था मलेरिया, स्नेक बाइट्स, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, और एकदम घने जंगल में तो और भी बाकी जो जंगल में आपको बीमारियां हो सकती हैं वो। which had taken a huge toll of the fighting men. It was necessary to cut these communication lines too. दो मेन कारण थे, स्नेक बाइट्स एंड मलेरिया। तो इस रोड को बनाने में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों की डेथ हुई थी, तब जाके ये रोड तैयार हुआ था। जापानियों की नज़र आपको इस रोड के ऊपर क्यों थी वो समझ आ गई है कि भाई जापानियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर कब्जा करना था ताकि वो ब्रिटिशर्स से अपने ऊपर कब्जा ले सकें, कि भाई ब्रिटिशर से छीन के इस एरिया को अपने अंडर कर सकें, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू यहाँ पे वो जो अपने एक्सपीडिशंस हैं और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो उनके प्रोग्राम थे उनको वो सस्टेन कर पाते। तो ब्रिटिशर्स ने भाई इस एरिया को बचाने के लिए अमेरिकन्स को भी यहाँ पे बुला लिया था, और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद ये जगह बच पाई और ये जगह जापानीज़ के अंडर नहीं गई। मैं आपको उस टाइम की एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। एयर रेड शेल्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। भाई जापानीज़ यहाँ ऑलमोस्ट बॉर्डर तक तो पहुँच ही गए थे क्योंकि बर्मा उनके अंडर आ गया था। तो ये देखिए, ये 1942 के अराउंड इस एयर शेल्टर का कंस्ट्रक्शन किया गया था ताकि भाई अगर मान लो जापानीज़ के जो बॉम्बर थे वो अगर अटैक कर दें तो एटलीस्ट यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे या फिर रिफाइनरी में जो लोग काम करते थे उनको शेल्टर दे सके। काइंड ऑफ बॉम्ब शेल्टर है ये। तो अभी आपको हल्की हल्की चीज़ें समझ आने लग गई होंगी कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और अभी स्टिलवेल रोड यहाँ से स्टार्ट होता है 40 किलोमीटर बाद, अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक जगह और है। वैसे डिगबॉय रिफाइनरी के इस म्यूज़ियम में आने से पहले मैं अभी गया था, यहाँ पे डिगबॉय के अंदर ही एक वॉर सेमेट्री है जो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस एंड जो अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स सोल्जर जो शहीद हुए थे उनकी सेमेट्री, वहाँ पे गया था मैं। तो ये देखिए, ये वो उस सेमेट्री की वीडियो है। और ऐसी एक और सेमेट्री यहाँ पे पड़ती है नामपुंग में, और उससे पहले एक और म्यूज़ियम पड़ता है कोल इंडिया का मार्गरेटा में। मार्गरेटा की भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं अभी रास्ते में जाते टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये देखिए, नाहरपुंग 1866 ऑयल डिस्कवर्ड नियर डिगबॉय। ये देखिए, हाथी दिखा रखा है, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हाथी के पैर को एक बंदा चेक कर रहा है कि हाथी के पैर में कुछ लगा हुआ है। इसी तरीके से ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। ये देखिए, ट्रेन चल रही है नदी के किनारे, और ये आई थिंक कोयले का दिखा रखा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सैल्यूट टू दी आर्मी ऑफिसर्स। ये भाई राइट साइड में जो चल रहा है सामने जो ये बड़े बड़े बॉयलर दिख रहे हैं, दिस इज़ डिगबॉय रिफाइनरी। वैसे डिगबॉय रिफाइनरी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। 1962 वॉर के बाद में ऐसा माना जाता है कि चाइना का प्लान था डिगबॉय रिफाइनरी के ऊपर अटैक करने का। तो अपने यहाँ के जो रिफाइनरी के वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया था, पूरी इस रिफाइनरी के अंदर से ना माइंस बिछा दी थी कि अगर मान लो यहाँ तक चाइनीज़ कंट्रोल आ गया तो एटलीस्ट इस रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय कर सके ताकि चाइनीज़ इस रिफाइनरी का फ़ायदा ना उठा सके। तो अब इस बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं हुआ था। तो राइट साइड में रिफाइनरी है पूरी, यहाँ पे बॉयलर वॉयलर और वो सारी चीज़ें, और लेफ़्ट साइड में भाई जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो क्वार्टर्स बनाए गए थे यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए। कंपैरेटिव अगर आप देखोगे तो डिगबॉय भाई बहुत साफ़ सुथरा शहर है, और आई थिंक इसमें जो ये अपने इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। वैसे भाई आप देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था, राइट साइड में अभी आपको टी प्लांट्स दिखने लग गए होंगे। इस एरिया के अंदर कोयला भी है, तेल भी है एंड चाय भी है।
ओ भाई साहब, हाँ तो ये देखिए जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, मार्गरेटा का जो बोर्ड है, वेलकम टू द कोल क्वीन मार्गरेटा, आई लव मार्गरेटा, कोयला रानी मार्गरेटा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऊपर कोल इंडिया, इस ब्रिज के उस पार जाती है डिगबोई आ जाएगा थोड़ी देर बाद, वो है ऑयल क्वीन। वापस गाड़ी में चलते हैं, बारिश आने लग गई है यहाँ पे, इस एरिया में बारिश भी अच्छी होती है तो आपको लकड़ी भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। अभी हम पहुँच चुके हैं मार्गरेटा, यहाँ पे एक कोल इंडिया के म्यूज़ियम है, वहाँ पे मैं विज़िट कर रहा हूँ। उसके बाद जो अपनी अगली डेस्टिनेशन होगी ना, वो है लीडो, जहाँ से मेन स्टिलवेल रोड है जो स्टार्ट होता है, इंडियन वर्जन ऑफ रोड ऑफ बॉन्स। 3 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं म्यूज़ियम के अंदर। जैसा अभी इंडियन ऑयल रिफाइनरी का म्यूज़ियम था ना, सेम वैसा सही म्यूज़ियम यहाँ पे आपको कोल इंडिया का मिलेगा। एक रिसोर्स और था यहाँ पे, लकड़ी। भाई जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे लकड़ी होगी। और भाई पुराने टाइम में सीमेंट का इतना यूज़ तो था नहीं, तो जो भी बिल्डिंगें बनती थी, इवन जो रेलवे फाटक बनते थे, ऊपर तो लोहा लगता था, नीचे जो स्लीपर्स होती थी उनके अंदर तो लकड़ी का यूज़ होता था। तो आसाम से उनको कोयला भी मिल रहा था, तेल भी मिल रहा था, चाय भी मिल रही थी और लकड़ी भी मिल रही थी। भाई उन्होंने तो भाई एकदम गोल्ड माइन ही ले ली थी। गोल्ड से भी इम्पोर्टेंट हो गया भाई उस टाइम पे तेल। गोल्ड को तो क्या कर लेते वो। सामने जो आप देख रहे हो ये कोल इंडिया का म्यूज़ियम था, कोल हेरिटेज पार्क एंड म्यूज़ियम। यहाँ पे डायनासोर का फ़ोटो क्यों लगा था अंदर? क्या कोई डायनासोर के कुछ अवशेष मिले थे क्या? नहीं, इसे आप लगा दे, स्टिकर लगा दे, गाड़ी भी लगा दे ना। ये पहला वो इंजन भाप रहा ना, ये इंजन भाप। हाँ, देखा ना इंजन, वो तो कोयला निकालने के लिए है। यहाँ पे कोई केव भी है क्या? अंदर में माइंस जैसा आपका पहला तो आपका अंडरग्राउंड था ना, अंडरग्राउंड। तो अंदर माइंस हैं? माइंस नहीं, उसका डेमो बना के रखे। माइंस यहाँ पे देख सकते हैं कोई पुरानी? हाँ, माइंस आपका लिडू में है, वहाँ पे देख सकते हैं? आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, परमिशन लेना पड़ेगा। वो अंडरग्राउंड जा सकते हैं ना पूरा? अभी नहीं, पहला था माइंस अंडरग्राउंड, अभी ओपन कास्ट कर दिया। पहला कि आदमी लोग मशीन लगाते रहे ना, आदमी लोग खुद जाके घुसते रहे ना। और कुछ है यहाँ पे आगे देखने? बंकर्स हैं क्या वो पुराने टाइम वाले, अमेरिकन जब ये वर्ल्ड वॉर टाइम वाले कोई बंकर? इधर नहीं, मार्केट इधर खाली आपका एक है आपका कोल इंडिया म्यूजियम है। हाँ, इधर नहीं, आगे आगे भूपेन हजरे का पार्क वो बंद हो गया। और लिडू जाएंगे तो आपको उधर माइंस देखेगा, माइंस। लेकिन वहाँ परमिशन मिलेगा? लिडू माइंस अगर खुला रहने से कुछ नहीं देगा, अगर खुला नहीं रहने से नहीं देगा। और आपका ये सबसे वहाँ में क्या डिगबोई में वो म्यूजियम में जाके आया है। म्यूजियम देखे, पार्क देखे, वो सेमेट्री। हाँ देख के। हाँ हाँ, वही दो है। आप कहाँ से हो? इधर से असम से ही हैं? थैंक यू यार भाई। क्या नाम है आपका? सूरज। थैंक यू सूरज भाई। तो आप मंडे को खुलेगा ना भैया? मंडे। अच्छा, पता नहीं, भाई बता रहे हैं कि कल यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन थे तो इस कारण से आज कल उनका काम वाम पड़ गया था, तो आज इन्होंने छुट्टी कर दी। पता नहीं इनकी ऑफिशियल छुट्टी है या फिर कल वो ड्यूटी पे गए होंगे तो इस कारण से बंद कर दिया। लेकिन भाई मुझे म्यूज़ियम बंद मिला। गूगल के ऊपर जो टाइमिंग दिखा रखा था वो गलत टाइमिंग थी, एंड अब मंडे तक तो वेट नहीं कर सकते। लेकिन आप समझ सकते हो कि देख लीजिए यहाँ पे कोल इंडिया ने एकदम म्यूज़ियम बना रखा है जिसमें वो शो करते हैं कि भाई किस तरीके से कोयला निकलता है, पूरी जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है, फिर नीचे जो माइंस होती हैं उनके लिए केव बनाते हैं और उन केव्स के थ्रू कैसे कोयला बाहर निकाला जा सकता है। सारी की सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं अच्छे तरीके से फॉर द पब्लिक, ताकि हम कोयल निकालने के तरीके को पूरा समझ पाए। भाई साहब मुझे लगा मैं इस पेट्रोल पंप से वो कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक साइड से बंद कर रखा है। यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इनके पास। तो अब भाई बिना टाइम वेस्ट किए मार्गरेटा में तो मैं वो कोल का जो म्यूज़ियम है वो नहीं देख पाया। अब अपने सीधे फिर लीडो में चलते हैं। लीडो बोले तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टिलवेल रोड। भाई ये लीजिए, मेरी अब ऑफिशियल जो एंट्री है वो स्टिलवेल रोड के ऊपर हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को एक मुझे चीज़ दिखानी थी और वहीं से फिर मैं पूरी एक स्टोरी और एक रेफरेंस आप लोगों को दूंगा ताकि आप चीज़ों को और ढंग से समझ पाएँ। अभी मैं एक टाउन को क्रॉस करके आ रहा हूँ जिसका नाम था लीडो, और पहले इसका नाम लीडो रोड रखा गया था, लीडो कुनमिंग रोड, लेकिन बाद में इसको चेंज करके स्टिलवेल रोड रख दिया गया था कि भाई जो इंजीनियर थे, जो जनरल थे उस टाइम पे, उनके नाम पे इस रोड का नाम रख दिया था। और यहाँ पे ना साइड से आपको एक रेलवे लाइन गुजरती हुई मिलेगी जो भाई पुराने ब्रिटिशर्स टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा रखी थी फॉर द मूवमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक टू कंस्ट्रक्ट द रोड। भाई रोड के कंस्ट्रक्शन में आपको लेबर भी चाहिए, रोड के कंस्ट्रक्शन में आपको बड़े बड़े अर्थ मूवर्स, कटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, सब के लिए आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। वो सारी की सारी इस रेलवे लाइन के थ्रू जाती थी। ये देखिए जो मैं आपको पुराने टाइम की जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछा रखी थी
तो इस रेलवे लाइन के थ्रू आगे जो कोल माइंस हैं वहाँ से कोयला आता था, लेकिन आगे के जो कोल माइंस हैं अब उनमें से कोयला आना बहुत कम हो चुका है। वहाँ से कोयले का जो प्रोडक्शन है आई थिंक वो ऑलमोस्ट माइंस में कोयला ख़त्म होने वाला है। तो इस कारण से ये जो रेलवे लाइन थी ये भी ऑलमोस्ट निष्कासित कर दी गई है, मतलब कि ये सस्पेंडेड ही अब किसी काम की नहीं है, बस ये ट्रैक्स बिछे हुए हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर जो अपनी इंडियन रेलवेज़ है इस रेलवे लाइन को एक्सटेंड करे, लेकिन अभी जो फाइनल अपने इंडिया का सबसे जो ईस्ट मोस्ट स्टेशन है दैट इज़ लीडो स्टेशन, जहाँ से स्टिलवेल रोड स्टार्ट होता है। और ये वाली रेलवे लाइन भी भाई अंग्रेज़ों के टाइम पे ही बनाई गई थी कि भाई सारे कोयले को एक साथ एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अगर आप देखोगे तो ये ब्रॉड गेज नहीं है। अभी अपने इंडिया के अंदर है ना मोस्टली जो ट्रेन्स हैं वो ब्रॉड गेज है, मतलब कि जो ट्रैक्स हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं, लेकिन ये वाला ट्रैक आपको मीटर गेज मिलेगा। तो देख लीजिए लगभग जगहों पर ये भाई ज़मीन के अंदर धंस चुकी है, थोड़े थोड़े अवशेष मिलेंगे आपको। और आगे जाके जो अपने इंडिया का एक पुराना स्टेशन हुआ करता था, लिपू लेक करके स्टेशन है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और इसे कि एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है कि भाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो ऑफ कोर्स इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, स्टिलवेल रोड का, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अपने आर्मी की बेस भी बना रखे थे, आर्मी की यूनिट भी बना रखे थे, बंकर्स बना रखे थे। और वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद फिर अपने इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो वो जो रेलवे लाइन देख लीजिए साथ साथ में चली रही है मेरे। अभी फिर कई जगह पर वो जो यहाँ के लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद ली, आई थिंक उसके अंडर भी आ गई है। अभी देख लीजिए एक ब्रिज के ऊपर हूँ मैं, अगर ब्रिज के ऊपर से दिखा पाऊँ तो साइड से है ना एक रेलवे का पुराने टाइम का जो अंग्रेज़ जो ब्रिज बनाते थे वो रेलवे लाइन का ब्रिज भी यहाँ से जा रहा है। ये मैं पहुँच चुका हूँ भाई उस लोकेशन के ऊपर जहाँ तक मुझे जाना था। तो अभी पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ लेखा पानी में। तो अभी अगर आप इंडिया का मोस्ट ईस्टर्न रेलवे स्टेशन देखोगे तो वो है लीडो, जहाँ से स्टिलवेल रोड स्टार्ट होता है। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे आओगे, जो भी मैं आपको वो रेलवे लाइन दिखा रहा था जो पहले उस टाइम बिछाई गई थी कोयले के लिए भी, और जो ब्रिटिश टाइम पे जो ट्रेन्स थी वो यहाँ तक आती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये जगह एकदम खाली सी पड़ गई और इस जगह पर रेलवे ने अपने जो ऑपरेशन थे वो बंद कर दिए। तो लेकिन फिर भी आपको छोटे मोटे अवशेष मिल जाएंगे। यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए, उधर देख लीजिए तो यहाँ पे कम से कम 3-4 ट्रैक्स बिछे हुए हैं। और आगे आप देखोगे तो वो है लेखा पानी का अबेंडन है वो, पर ये रेलवे की प्रॉपर्टी है ना, तो इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ ना पहुँचेंगे मेरे साथ। आएगा तो ठीक ही है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं में थोड़ा आगे में हम लोग कौन सा बस्ती से हैं? 4 माइल बोल के 2 नंबर उदयपुर। अच्छा, विजयनगर जाके आया, म्याओ से आया, उधर म्याओ का जो तिब्बतियन कैंप है ना वहाँ पे भी गया। और वहाँ पे जो नेपाली कम्युनिटी है ना विजयनगर में, वहाँ पे बहुत नेपाली है ना। वहाँ पे 2 ही ट्राइब है, या तो आपको मिलेंगे लिसू है या फिर आपके नेपाली अपने। जब वर्ल्ड वार हुआ था ना, हाँ, तब वहाँ में गोरखा लोग को भेजा था और वहाँ से निकल नहीं पाया तो वहीं में माटी दे दिया उन लोग को। नहीं अलग स्टोरी है क्या स्टोरी? ये थी कि वो वाला जो एरिया है ना वो किसी के अंडर नहीं आता था पहले। वो तो जंगल था, वो ना बर्मा के अंडर था, ना इंडिया के अंडर था, ना चाइना के अंडर था। तो अपनी इंडियन आर्मी का एक एक्सपीडिशन हुआ, तो वो वहाँ पे 1961 में पहुँचे पहली बार। तो उस एरिया में लोग तो थे नहीं, तो फिर इंडियन आर्मी ने क्या डिसाइड किया, जितने भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड फौजी थे ना उन सबको वहाँ पे भेज दिया और उनको बोल दिया कि भाई तुम्हें कुछ भी हो जाए वापस नहीं आ सकते। तो फिर उनको वहीं पे बिठा दिया। तो वहाँ पे अपने अलग अलग जगह से गए थे, जैसे कुछ उत्तराखंड से भी गए, महाराष्ट्र से भी गए, गढ़वाली भी गए। लेकिन एंड में है ना जो अपने गुरखा लोग थे ना ज़्यादातर वही बचे हैं अभी। ज़्यादातर जो गए हैं या तो वो नेपाल से हैं या फिर अपने जो दार्जिलिंग के गुरखा है ना वो। अरे मेरा हम लोग का दोस्त ही है एक तो। अच्छा बहुत अच्छा दोस्ती है वहाँ में। और आप लोगों ने स्टिलवेल रोड के बारे में क्या क्या सुना है? जो ये रोड है, जब क्या बोलते हैं, जो स्टिलवेल आदमी था, स्टिलवेल बोल के नाम था। हाँ, वो जनरल का नाम था, उधर अमेरिका का था वो। हाँ, उसने जब वो आर्मी लोग को भेजने के लिए बनाया था एक्चुअली रोड। पता है कहाँ तक जाता है? चाइना में कुनमिंग तक जाता है। हाँ, वहाँ में है तो मैप है बड़ा वाला। कहाँ पे है? मैप है बड़ा वाला, वहाँ पे छोटा स्टिलवेल पार्क जैसा है। ये जो एकदम छोटा है ना ब्रिज है ना, ये छोटा सा, ये जस्ट क्रॉस करके। अच्छा, इसका साइड में ही पार्क साइड में छोटा पार्क बना रखा है, वो सब कुछ लिखा हुआ है उधर। हाँ, और ये स्टिलवेल रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में हिस्ट्री जानना है ना। हाँ, वो जो ऊपर वो नामपोंग में, जयरामपुर में वर्ड सेमेट्री है, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अच्छा म्यूजियम बनाया अभी तो। उसमें आपको टैंक मिलेगा जो पुराना है, उसके बाद और आदमी लोग का समाधि मिलेगा। आदमी का समाधि है जो मरा था। एक यहीं में है आपका चाइनीज सिमेट्री। चाइनीज सिमेट्री उसमें भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो है चाइनीज सिमेट्री। उसमें जो चाइनीज सोल्जर थे वो हैं क्या, जो इस रोड को बनाने में शहीद हुए थे या मरे थे?
तो एक बार ये देख के आता हूँ यार, एक मिनट रुकिए यार, आप बैठिए, मैं इतना ये वाला देख के आता हूँ। हाँ देखिए। ठीक, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको एक चाइनीज सेमेट्री भी मिलेगी जो चाइनीज सोल्जर्स थे, और इवन आई थिंक जब आप असम के इस एरिया में आएंगे तो आपको इंडियन चाइनीज मिलेंगे, मतलब वो एथनिसिटी उनकी चाइनीज है, बट दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड स्टफ, और फिर वो आज़ादी के बाद यहीं पे रह गए। तो ये देखिए, रेलवेज लास्ट फ्रंटियर हिस्टोरिक लेखापानी, मैंने लिपू लेख बोल दिया था, वो लिपू लेख गलत था, लेखापानी स्टेशन का नाम है। दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। इसको अब ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ये ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन के हिसाब से फिर लीडो आ जाता है। Played a significant role during movement of Allied armed forces during the Japanese blockade in World War II. Marks the beginning of the famous Stilwell Road constructed up to Kunming in China by Allied Army between 1942-1945. 17 फेब को 1993 में यहाँ पे आखिरी ट्रेन आई थी और उसके बाद में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। तो भाई जो ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे लाइन थी वो यहाँ तक बिछाई थी, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बाकी इंडिया से जो भी लॉजिस्टिक का सामान वामान था वो यहाँ तक पहुँचाने में इस रेलवे स्टेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिलवेल रोड ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी, एकदम बैरन लैंड बन चुकी है। ये है वैसे रेलवे की प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेलवे ने यहाँ तक अपनी ऑपरेशन एक्सटेंड क्यों नहीं की है। अब तो ऑपरेशन एक्सटेंड कर ही सकते हैं यार। तो ये देख लीजिए, अब इस रेलवे स्टेशन की ये हालत है, पूरा खंडर बन चुका है भाई, बच के रहना पड़ेगा, ये कभी भी गिर सकता है। अब यहाँ पे भाई गायें और बकरी बांधी जाती है। एक मिनट उधर चल के आए, फिर आप गाड़ी में आ जाइए, गाड़ी में साथ चलते हैं, पहले उधर चलते हैं। हम लोग गाड़ी में चलिए। अरे कोई नहीं, पहले इधर जाके आ जाते हैं वो। अच्छा चलो फिर ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई बात नहीं। भाई यहाँ पे कोल माइंस किधर पड़ेंगे? अरे सामने वही लेके जाता, वही तो जाएगा। हाँ ले जाएगा आपको जो पुराना कोल माइंस है टिपोंग कोयलरी बोलते हैं, वो भी देख सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकते हैं। अच्छा, ये यहीं में काम करता है। आप अभी इधर घूम रहे हैं मतलब? हाँ यार, मैं अभी पूरा, एक तो सबसे पहले ये ट्रिप स्टार्ट की थी मैंने, निकला अभी गुवाहाटी मूव हो गया हूँ यार। अंदर जा सकते हैं ना? अच्छा, तो ये देख लीजिए, अरे बाप रे, यही है स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट यही है? हाँ यही है। तो भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टिलवेल का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये भाई म्यूज़ियम बनाया था कभी, लेकिन अभी इस म्यूज़ियम या पार्क में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे घुसते टाइम भी गलती से ये लोहा हो के लग गया। तो देख लीजिए, स्टिलवेल फॉर्मेशन पार्क 2016 में इस पार्क को दोबारा ओपन किया था। 2016 में ओपन किया था है? जयरामपुर 24 किलोमीटर, नामपोंग 47 किलोमीटर, मरवा में मानजूफ 176 किलोमीटर। वहाँ पे अपना मैप बना हुआ था स्टिलवेल का। ये बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है सर इधर। ये तो खंडर टाइप हो गया यार। यहाँ पे पूरा पेंटिंग है, जैसे इसको पुराने टाइम में लीडो रोड भी बोलते थे। दिस इज टू द और लीडो रोड बर्मा, इंडिया टू बर्मा। हाँ, इंडिया लीडो रोड बर्मा। हाँ, ये ट्रक पूरे दिखा रखे हैं ना। इनर लाइन पास रिक्वायर्ड, क्रॉस द लाइन। ये थोड़े दिन आगे इसका फेस्टिवल हुआ है जनवरी में। किसका? स्टिलवेल का या 500 पास? 500 पास फेस्टिवल। अच्छा, उसमें ये आपको ये सब ट्राइब दिखाई देता है, बर्मा का ट्राइब आता है, दोनों बॉर्डर खुलता है उस फेस्टिवल में। मतलब इंडिया और बर्मा खुल जाता है पूरा, बर्मा जाके आ सकता है थोड़ा देर के लिए। अच्छा यार, वैसे आप लोगों ने इस रोड के बारे में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं पुराने टाइम में, अगर जाते हो तो? पुराने टाइम के बारे या में फिर ऐसा कुछ सुनाई बातें सुनी हुई है ना? इतना कुछ तो मालूम नहीं है। हाँ बस ये बात है कि हम लोग ये जो स्टिलवेल रोड है, हाँ ये एक इंटरनेशनल रोड ही है। हाँ, जो चाइना तक जाता है। चाइना तक जाता है। हाँ, और बहुत पहले बना हुआ रोड है ये। चलते हैं भाई। अब कितना टाइम लग जाएगा यार अभी अपने को जयरामपुर? जयरामपुर के लिए तो आपका पकड़े ना 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, और वहाँ से फिर आगे 1 घंटा हो रहा है। आधे घंटे आधे घंटा। हाँ, 1-1.5 घंटे में हम लोग आपके जगह तक पहुँच जाएंगे। भाई और कहाँ गए? वो आगे चले इधर। अच्छा, इधर ही जाना है ना हम लोगों को। अच्छा उधर ही जाना है। हाँ। ये था भाई लास्ट लेखापानी रेलवे स्टेशन, जो पता नहीं आगे फ्यूचर में बनेगा भी या नहीं बनेगा। कोई चांस है? बनने का चांस एक ही है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेशन था ना। हाँ, इसके लिए इसको एक बार बनना बहुत ज़रूरी भी है। ये भाई देखिए, अभी भाइयों ने मुझे एक जगह और बताई थी। भाइयों ने बताया था कि यहाँ पे ना एक सेमेट्री और मिलेगी। ये सामने आपको दिख रही है ना, लोंगतोंग चाइनीज सेमेट्री। आपके हिसाब से वॉर के टाइम पे है जो चाइनीज सोल्जर्स या फिर जो चाइनीज लेबर आया था, तो इसको मेंटेन कौन करता है? अपनी इंडियन गवर्नमेंट करती है? कौन करता है? जैसे ब्रिटिश वाले को तो उनका फंड आता है, वो इंडियन गवर्नमेंट ही करती है।
पर अभी तो थोड़ा पूरा मेंटेनेंस खराब है इसका। वर्ल्ड वॉर 2 का ही है। वर्ल्ड वॉर 2 का ही है ये भी, वो स्टील वेल वाले टाइम का है जिन चाइनीज नेशनलिस्ट सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू पुश द जापानीज आउट। चाइनीज और जापानीज का वॉर हुआ था ना। हाँ वो क्योंकि चाइना को आधे जापानी ने कब्जा कर लिया था। ठीक 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 ठीक। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस सेमेट्री की हालत भाई जंगल टाइप ही बन गई है। देखिए लॉन्गतोंग चाइनीज सेमेट्री। अंदर जा सकते हैं क्या इसके? एक बार आग होते नहीं यहाँ उधर से देख के आए क्या? चलिए, लेकिन इतना तो जंगली है इधर, चलिए देख के आते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉन्गतोंग वॉर। हाँ लॉन्गतोंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यार 2017 में इसको रिनोवेट किया था। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। जो आदमी मरा था ना यहाँ में, हाँ उन लोग का क्या बोलता है उसको, पोता पोती लोग आया था देखने के लिए। हाँ तो वो लोग पूरा रो के गया ऐसा रखा है बोल के। बाद में सफा वफा करके 2017 में सफा किया था, अभी फिर से जंगल हो गया, इकोसिस्टम बन गया। यहाँ पे भाई पूरा फाउंडेशन स्टोन वोन सब कुछ लगा हुआ है। श्री रामेश्वर तेली MP डिब्रूगढ़, श्री भास्कर शर्मा MLA मार्गरेटा इन प्रेजेंस ऑफ AIS ऑफिसर की 2 नाम लिखे हुए हैं, विक्रम कैरियन बोरा। लेकिन अभी ये सारे चेंज हो गए होंगे। नहीं, भास्कर शर्मा है। भास्कर शर्मा यहाँ के लोकल MLA हैं। MP चेंज हो गया, अच्छा। चेंज हो गया। IS वो सब तो SGO वो भी चेंज हो गया। अच्छा लेकिन जो अभी पहले का जो असम का CM था सर्बानंद सोनोवाल, हाँ हाँ वो अभी यहाँ यहाँ का MP है अभी। अच्छा MP वो अच्छा, वो अपर असम से हैं क्या? हाँ ऑपरेशन से यहीं से। तो भाई इसके अंदर जिन भी लोगों की कब्र है या फिर सेमेट्री है जहाँ पे बनी हुई है, ये या तो लेबर थे जो स्टील वेल को रोड को बनाने में शहीद हुए थे, या फिर चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स थे जो अलाइड फोर्सेस थी जिनके साथ वो जापानीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। भाई जापानियों ने भी है ना सबके नाक में दम कर रखा था भाई। अभी मैं जापान ही जा रहा हूँ इसके बाद। तो भाई सामने जो आपको ये गेट दिख रहा है, इस गेट का नाम है सुखाफा। और जो राजा का नाम क्या था? शाओलिन सुकाफा। साउलिन सुकाफा वो राजा। अच्छा साउलिन सुखाफा। ये उधर जब थाईलैंड से आए थे, ये पहले अखोमिया है, सबसे पहले अहोम किंगडम के जो रहा। अहोम किंगडम का स्टार्टिंग यही किया था। और ये कब आए, कौन सी ईयर में आए थे इंडिया में? आपका 1400 का समय में आया था। 1400 के टाइम में इन्होंने आके अहोम किंगडम स्टार्टिंग की थी। और यही उनका एंट्री पॉइंट था असम के अंदर। यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, और इनकी राजधानी बनी बाद में फिर शिवसागर है। शिवसागर, हाँ। तो शिवसागर में जो पैलेस हैं वही है। हाँ वो अहोम का था ना। अहोम का पैलेस। अच्छा ये भाई अभी हम जो असम और अरुणाचल का बॉर्डर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी अरुणाचल में एंट्री के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ILP लगेगा हमारा, जो इनर लाइन परमिट है, जो मैंने पहले बनवा रखा था उसी से काम चल जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए आप, लीडो रोड और स्टिलवेल रोड, इसके ऊपर पूरी आपको हिस्ट्री मिलेगी। जनरल जोसेफ वेनेगर जो स्टिलवेल, द एब्रेसिव कमांडर ऑफ अलाइड ट्रूप्स इन दिस रीजन, इंस्टीट्यूटेड द प्रोजेक्ट। The US spent almost $149 million to build the Lido Road at the request of the nationalist Chinese leader। मतलब कि चाइनीज़ जो लीडर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी चियांग काई शेक ने कि भाई यहाँ से लीडो से कुनमिंग तक तुम रास्ता बनाओ ताकि जापानीज़ के ऊपर अटैक हो सके। ये देख लीजिए, ये देखिए हेल पास और हेल्स गेट। इतना ख़तरनाक रास्ता था, इस रास्ते को हेल पास बोल दिया था क्योंकि यार इतने ज़्यादा लोग आए थे ना यहाँ पे। मोर देन 28,000 अमेरिकन एंड 35,000 एशियन वर्कर्स। वाह यार, अमेरिकन को अलग से हाईलाइट कर दिया, लेकिन अपने इंडिया में रह के यहाँ पे बोर्ड के ऊपर अलग से इंडियंस को हाईलाइट नहीं किया। बढ़िया है भाई। पर भाई जिसके पास पैसा होता है वही नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, आपको भी पता होगा। ये देख लीजिए भाई, अभी हमारी एंट्री हो चुकी है अरुणाचल में। तो भाइयों यार अभी आज तक पहले की कभी नहीं हुआ था मेरे साथ भी, और भाई और भी बता रहे हैं अभी आई थिंक अरुणाचल में कुछ हाई अलर्ट चल रहा है। कम से कम 4 जगह पर रुकवा के मेरा ILP चेक हुआ है। नहीं 4 नहीं, सॉरी 3 जगह पर। एक तो जो एंट्री पे होता ही है, और उसके बाद फिर आर्मी वालों ने अलग से चेक किया, जो असम राइफल से। यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। आज से पहले कभी नहीं होता भाई ऐसा? नहीं हम लोग को तो नहीं मिला है। हम लोगों को तो अगर रुकाते भी है तो वही गेट पे पूछते कि कहाँ से हो, क्या है। बस वो गेट, मेन गेट पे है। उसके बाद तो आर्मी लोग तो कभी नहीं रुकाते। मतलब कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ इनपुट मिला होगा ना। हाँ। अभी वैसे अपने पूरे इंडिया के अंदर ही हाई अलर्ट लगा हुआ है चारों तरफ से ही। तो भाई अभी हम अरुणाचल के अंदर जो जयरामपुर सेमेट्री है वहाँ पे आ चुके हैं। तो एक हिसाब से मैं ना आपको एक बात बताना भूल गया था। ये जो स्टिलवेल रोड बनाया गया है,
इसका मेन पर्पस तो जैसे वो एक कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो एटॉमिक वाला बता रहा हूँ कि भाई जब जापान के ऊपर अलाइड फोर्सेस ने जो 2 बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी, कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसी रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ गई तो आई थिंक ये रोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसी कारण से फिर अमेरिकन ने वो रिस्क लिया था कि उनको फ्लाइट्स के थ्रू गिराया जाए। पहले उनका गिराने का प्लान था कि इंडिया से उनको पहले चाइना लेके जाया जाएगा, इंडिया बर्मा चाइना, और फिर चाइना से फाइटर जेट उठेंगे और वो जापान के अंदर गिराएंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज़ के ऊपर इंडियंस ने भी अटैक किया था, क्योंकि इंडिया ने पूरे कंट्री के हिसाब से नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो वॉलंटियर आर्मी थी, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली वॉर के अंदर नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन अपने इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 मिलियन सोल्जर्स दे रखे थे जो जापानीज़ के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे। यहाँ पे अभी पूरा एक सेमेट्री का वो चल बोल रहा है, ये देखिए वर्ल्ड वॉर 2 सेमेट्री, इसके ऊपर पूरा का पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई किस तरीके से क्या क्या हुआ था। ये देखिए, द स्टिलवेल रोड वाज बिल्ड अपॉन द ओल्ड ओपियम रूट that was utilized to carry out massive civilian exodus in 1942 after the fall of Burma। चले भाई अंदर? हाँ चले। आप गए अंदर कभी? हाँ बहुत बार आए बहुत। अच्छा, ये टैंक ब्रिटिशर्स के टाइम का ही है क्या या फिर अपने इंडियन आर्मी का? पता नहीं। ये आ गए हैं भाई यहाँ का वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल म्यूजियम जयरामपुर। ये देखिए, मेजर इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर शोइंग अडोल्फ हिटलर हाउ ही कॉन्कर्ड हाफ ऑफ यूरोप। ये देखिए, स्टिलवेल रोड को बनाते टाइम जो अमेरिकन ट्रक्स थे किस तरीके से, अब जैसी हालत आप जब विजयनगर जाते टाइम ऐसी हालत होती है। तो भाई उस टाइम जब 1942 के आसपास जब स्टिलवेल रोड बन रहा था, उस टाइम अमेरिकन ट्रक से ब्रिटिशर्स ट्रक की ऐसी हालत हो रही थी। ये देखिए, फर्स्ट कॉन्वॉय लीडो रोड पिक्स पाइक लाइफ लाइन इंडिया चाइना। इस तरीके से भाई इंडियंस ने चाइनीज़ की हेल्प की थी टू गेट रीड ऑफ जापानीज़ इसी रोड के थ्रू। ये किधर है भाई? तगप किधर है? अपने इंडिया में ही है तगप? नहीं तगप पता नहीं, तो ये नाम चेंज ही हो गया होगा, नहीं पता तगप लिखा बनी हम लोग ये किधर है? ये रास्ते में आया था क्या? हाँ रास्ते में आया, हाँ रास्ते में आया था। अच्छा, ये पुराना बोर्ड है, अभी भी है ना? ये अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं। देखिए, locals watch as a bulldozer of US Army opens a path through the dense jungle to connect Ledo in Assam to Kunming in China। ये देखिए भाई, ये पुराने टाइम में लीडो का स्टेशन था और ये स्टिलवेल रोड जहाँ से स्टार्ट होता है ना लीडो में, उस टाइम ऐसा दिखता था पुराने टाइम में। ये स्टिलवेल रोड का एक और एरियल व्यू। यार काफ़ी सही रोड बनाया था उस टाइम भी। अच्छा, ये उनके लिए खाने पीने का, ये फटेगा तो नहीं ना? ये जब भाई कंस्ट्रक्शन हो रही थी स्टिलवेल रोड की, और ये इंडियन सोल्जर्स रेडी फॉर डेवलपमेंट एट वर्ल्ड वॉर 2, अपने इंडियन सोल्जर्स। लीडो जयरामपुर, सम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रक्स जो इंडिया में आए थे और जो फिर आगे जाके जापानीज़ के ऊपर अटैक करने वाले थे, इसी रोड के थ्रू गए थे। और उस टाइम में भाई जो ईंट थी, रोड को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट काम में लिए होंगे ना, उठाने के लिए, वो सब करने के लिए। अभी ये म्यूज़ियम भाई पूरा बना नहीं है, बन रहा है अभी। ये है भाई लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ वॉरेन स्टिलवेल, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये रोड देख लीजिए, यहाँ पे है डिब्रूगढ़, यहाँ पे है लीडो, यहाँ पे एयरबेस तिनसुकिया में यहाँ तक रेलवे लाइन आ रखी थी। तो लीडो से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे करके ये रोड पूरा कुनमिंग तक पहुँच गया था। पुराने टाइम में इसको द लीडो रोड बोलते थे। हम फील्ड्स इन असम, हम बोले तो भाई हम के बारे में आपसे बाहर निकल के बात करूँगा। ये भाई इधर लिखा हुआ है, एक काइंड ऑफ मेमोरियल टाइप में बना रखा है इधर। द स्टिलवेल रोड project, once termed as impossible engineering pipe trip, was not mere engineering feat accomplished but a saga of valor, grit and determination
It stands as a testament to the man responsible and the indomitable human spirit that made it possible. The memorial is dedicated to the officers and the men who gave their life that the Stillwell Road be accomplished. Boldest measure are the safest. और सामने जो आप ये देख रहे हो ना, ये सारे की सारी, पर इनके ऊपर नाम वाम कुछ नहीं लिखा है ना? नहीं उस तरफ शायद किसी एक का लिखा है, कहाँ में तो लिखा है। तो यहाँ पे कुछ चाइनीज सोल्जर्स की भी बॉडी है क्या? हाँ अच्छा, चाइनीज जनरल के बारे में कुछ लिखा है, चाइनीज में भी लिखा है। हाँ मेरा हाँ ना, ये देखिए, हाँ चाइनीज में लिखा तो हुआ है पूरा। ये देखिए भाई, ये पूरा चाइनीज के अंदर यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड क्या, जो उनकी कब्र थी, जो चीनी सेना के जो कमांडर थे उस टाइम के, मेजर हिसियाओ चू चेंग, कंपनी कमांडर ऑफ सेकंड कंपनी, सेकंड बटालियन ऑफ 10th रेजिमेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर ऑफ चाइनीज आर्मी स्टेशन इन इंडिया। ये देखिए भाई, मेजर हिसियाओ चू चेंग, कंपनी कमांडर ऑफ सेकंड कंपनी, सेकंड बटालियन ऑफ 10th रेजिमेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स ऑफ चाइनीज आर्मी स्टेशन इन इंडिया। He was born in 1913 at Wei County of Hapa Province and died in December 1943. ये देखिए, इस पत्थर के ऊपर है ना, चाइनीज़ में आपको इंग्रेविंग्स मिल जाएंगी। ये पत्थर के ऊपर ये सब चाइनीज़ में है। ये नया वाला बोर्ड है, पुराने बोर्ड के ऊपर आपको हल्के फुल्के चाइनीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, क्योंकि पुराने वाला बोर्ड लोहे का था तो उसके ऊपर जंग लग गया और वो पूरा ख़राब हो गया। आपने शायद थोड़ी देर पहले एक टर्म और सुनी होगी, द हम्प। तो उस द हम्प का मतलब क्या है कि अब आप देखिए, अपना जो अरुणाचल है, अरुणाचल के ऊपर पूरा तिब्बत, और इस साइड से अगर आप जाएंगे बर्मा, और फिर आपका चाइना पड़ता है। इन सारे एरियाज़ में ना पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। तो जब इंडिया में असम के अंदर है ना, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एयर स्ट्रिप बना रखी थी, एयरफील्ड बना रखे थे, टू लॉन्च अटैक ऑन जापानीज़, जो चाइना के ऊपर कब्जा कर रखे थे। तो भाई वो सारे के सारे प्लेन जो अंग्रेज़ों ने जो अपने इंडिया के अंदर, असम के अंदर बड़े बड़े एयरफील्ड बना रखे थे, एयर स्ट्रिप बना रखी थी, वहाँ से उनके जहाज़ टेक ऑफ करते थे। और हम्प बीच में पहाड़ है, तो पहाड़ के कारण उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा लेके जाना पड़ता था एकदम ही, क्योंकि असम के बाद एकदम से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर आपको तिब्बत की तरफ जाना है और अगर आपको चाइना की तरफ जाना है। Often at heights of over 20,000 feet, with the menace of Japanese planes ever present. They made a sky bridge 525 miles long over the roof of the world and carried across in unarmed transport planes the vital supplies needed by the American and Chinese air forces and the Chinese armies. तो उसको हम्प बोला जाता है, और उसके ऊपर से जो पायलट जाते थे ना, उनको द हम्प पायलट्स बोला जाता था। और इसी हम्प के चक्कर में भाई, इन्हीं पहाड़ों के चक्कर में अलाइड फोर्सेस के 600 से 700 प्लेन क्रैश हुए थे। ये भाई इस वॉर मेमोरियल पे यहाँ पे एक ओपन थिएटर भी बनाया, अगर मान लो कोई प्रोग्राम हुआ, अगर कुछ भी हुआ, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कभी हाँ, ये स्टेज, हाँ कभी कुछ प्रोग्राम हुआ, स्टेज हो गई, परेड के लिए तो हाँ हो भी सकता है, बड़ा ही है। कोई डांस वांस हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर है या कुछ टाइप लोग आएंगे तो पूरा बड़ा बना दिया ना। तो और भी सेमेट्री है क्या यहाँ पे? जैसे एक वो चाइनीज हो गई, एक ये हो गई, और उसका डिगबोई में एक, हाँ डिगबोई में जाके आया था मॉर्निंग में आज। हाँ, तो भाई इस मेमोरियल के बाहर अपने इंडियन आर्मी का एक टैंक भी रखा हुआ है, T-25, और इस जगह की ओपनिंग 21 जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन अभी भी इसका काफ़ी काम बचा हुआ है। ये देखिए भाई, ये अभी ये वाला रोड भी अभी स्टिलवेल रोड ही है। ये यहाँ से सीधा बर्मा बॉर्डर जाके जाएगा। आगे भी नापोंग, क्या है, नामपोंग। सामने हम ये कहाँ पहुँच गए? नामपोंग से जो पांगसू पास है वो 11 किलोमीटर है, और पांगसू पास के बाद जो स्टिलवेल रोड है वो इंडिया को छोड़ के बर्मा के अंदर एंटर कर जाता है। अगर स्टिलवेल का पूरी अगर आप लेंथ देखोगे तो सबसे कम पार्ट पड़ता है आपको इंडिया में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट था ना वो इंडिया से स्टार्ट होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा घने जंगल इस रास्ते में आपको इंडिया के थ्रू ही मिलेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ से इधर लेफ्ट साइड में रह गया नामपोंग, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से पांगसू पास की तरफ। अब पांगसू पास पूरा तो आप एकदम आगे तक नहीं जा सकते। आपने आई थिंक एक लेक का नाम सुना होगा, द लेक ऑफ नो रिटर्न। क्या कहानी है भाई उस लेक के बारे में? उसका कहानी ऐसा था, वहाँ में कुछ तो प्लेन वर्ल्ड वार का टाइम में हेलीकॉप्टर जाता था, वापस नहीं आता था, मतलब गायब टाइम में हो जाते थे, तो उससे उसका नाम वो पड़ गया। अच्छा,
ये देख लीजिए एक और यहाँ पे लगा हुआ है जो स्टिलवेल रोड के लिए, द वर्ल्ड वॉर 2 अवतार ऑफ नामपोंग ब्रूटल। हाँ यही है भाई, हेल पोस्ट, हेल गेट, मतलब कि यहाँ से हेल स्टार्ट होती थी। द वर्ल्ड वॉर अवतार ऑफ नामपोंग वॉज ब्रूटल एज वेल एज होल्टा, देयरफॉर द सेवेज स्ट्रेच वॉज tagged as the Hell Gate or Hell Pass by the Allied forces that was building the Stilwell Road or Lido Road through this passage to connect with Burma Road. The name of Hell Gate or Hell Pass was granted to the region because it was the mirror image of hellish inferno. Allied forces experienced the brutality of fierce gradients, sticky mud, hazardous topography, monsoon tantrums while constructing the road through this difficult and notorious host of the China-Burma-India theatre. On average, life lost every other mile in this inimical jungles while building the road of death. यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर की प्रोटेक्टेड साइट। ये जो नीचे वाला है ना, ये पुराने टाइम का ब्रिज है, जो उस टाइम पे स्टिलवेल रोड हुआ करता था तब इसी तरीके से बना था। अब तो ये नया ब्रिज बन गया है। यहाँ पे लिखिए गेटवे टू हेल पास, पांगसू पास। दिस लैंडमार्क रिप्रेजेंट्स द स्टिलवेल रोड एंट्री टू पांगसू पास विच लाइज 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ दिस पॉइंट। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जाके पांगसू पास मिलेगा। तगड़ा रोड है यार। इस रोड के पीछे की हिस्ट्री जब आप और ज़्यादा पढ़ोगे, वैसे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूँगा, नीचे विकीपीडिया के मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। और अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस रोड का नाम चेंज नहीं किया है, अभी भी इस रोड का नाम स्टिलवेल रोड ही है। तो भाई अभी नामपोंग से हम आगे पांगसू पास। पहले तो मुझे लग रहा था कि ऊपर जाने की परमिशन मिलेगी ही नहीं, वैसे आज मेरे पास परमिशन है नहीं क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे और संडे को यहाँ पे जो डीसी ऑफिस है वो बंद रहता है। वहाँ पे है ना आपको जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन इजीली मिल जाती है। पहले मुझे ये मिथ थी कि पांगसू पास तक आपको जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी जो चेक पोस्ट थी यहाँ पे असम राइफल्स की चेक पोस्ट है, वहाँ पे अपने एक पंजाब के पाजी थे और एक मिजोरम के भाई थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला कि जाना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन भी इजीली मिल जाती है। यहाँ से 11 किलोमीटर है तो इस चेक पोस्ट के ऊपर आपको परमिशन दिखानी पड़ती है, उसके बाद आप पांगसू पास जा सकते हो। तो अगर आपको पांगसू पास विज़िट करना है तो नीचे नामपोंग से ही आप परमिशन लेके आ जाइए, आप इजीली पांगसू पास में जाके आ जाओगे, जो आज मेरे पास नहीं है। क्योंकि भाई इस रोड के बारे में और इस जगह के बारे में ना कोई वीडियो में कोई ऐसा मेंशन है, ना कोई ऐसी पांगसू पास के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं बस मुंह उठा के आ गया था। मुझे इस जगह को देखना था, इस रोड को देखना था। लगभग सनसेट होने वाली है और आ गई अपनी चेक पोस्ट है, उससे आगे आपको बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं है। नीचे भाई वो ब्रिज जहाँ पे हेल्स गेट वो माइल थी ना जो मैं दिखा रहा था, वो यहाँ से नीचे दिख रहा है। और ये है नामपोंग। ये हमारा एक ब्रिज मिस हो गया था पहले ऊपर जाते टाइम। अभी पांगसू पास से हम वापस आ रहे थे क्योंकि पास पे तो हमें जाने नहीं दिया, जो आर्मी वाले भाई थे, असम राइफल्स वाले थे। लेकिन हमने आते टाइम एक चीज़ और देखी, तो ये देखिए सामने आपको जो दिख रहा है ये पुराना पांगसू पास जो स्टिलवेल रोड था। स्टिलवेल इस रोड के अंदर है ना अभी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि रोड को जब चौड़ा किया तो कुछ नई जगह से निकला है। वैसे रोड उसी जगह पे है लेकिन कुछ स्ट्रेस छोटे मोटे इधर उधर किए हैं। ये वाला जो रोड है ये पुराने वाला था। और यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको हैमिल्टन ब्रिज, एन एपिटोम ऑफ इंजीनियरिंग फीच, ए लिविंग मेमोरी ऑफ स्टिलवेल रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेडो कुनमिंग 1762 किलोमीटर्स। ये उसी टाइम का है। यहाँ पे एक मेमोरियल टाइप बना दिया है। और ये देखिए ये जो अभी सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, इसका रास्ता भी बंद कर दिया है, लेकिन आप पैदल वैदल तो जा ही सकते हो। और जब आप इधर देखोगे रोड के दोनों साइड में ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इधर ये देखिए ऊपर जो ये ऐसे बना हुआ है ना, उसको चो बोलते हैं, तो चाइनीज़ को चोंगुआ बोलते हैं ना वो खुद को। तो ये तो मेरे को पता है ऊपर वाला कैरेक्टर के कैसे है। तो इधर भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है और इस साइड भी चाइनीज़ में लिखा हुआ है।